तो गाइज 1985 में रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ किम की लाइफ में एक ऐसा डाउनफॉल आया जब ना तो उनके पास रहने के लिए कोई भी घर था और ना ही किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट। कंडीशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि उनको 2 हफ्ते एक पुरानी टोयोटा कार में बिताने पड़े क्योंकि उनकी सेविंग्स में मनी के नाम पर सिर्फ कुछ ही डॉलर्स पड़े थे। जब 2 हफ्तों के बाद उनके एक फ्रेंड को ये बात पता चली तो उनको इन दोनों की इस कंडीशन को देखा नहीं गया और उसने इन दोनों के रहने के लिए अपने बेसमेंट का एक रूम ऑफर कर दिया। वहाँ पर रॉबर्ट और उनकी वाइफ लगभग 9 महीनों तक रहे और इस बीच उन दोनों को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के ताने सुनने पड़े। जो भी उनको इस कंडीशन में देखता था सबसे पहले यही क्वेश्चन करता था, तुम एक अच्छी जॉब क्यों नहीं कर लेते। अब इस बात को रॉबर्ट जब बाकी लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते तो मैक्सिमम टाइम वो लोग उनसे आर्गुमेंट कर बैठते और रॉबर्ट उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते। तो ओकेजनली उनको कुछ और जॉब्स करनी ही पड़ी जहाँ से अब वो पैसा कमा पा रहे थे, लेकिन उनका मेन गोल तो कुछ और ही था। जॉब से उनको जो भी सैलरी मिल रही थी उनमें से वो सिर्फ अपनी एक्चुअल नीड्स पर ही खर्च कर रहे थे, यानी कि पेट भरने के लिए खाना और कार के लिए पेट्रोल या फिर गैस। बाकी जितना भी पैसा बच पाया उन्होंने सेव किया और उन पैसों को उन्होंने एसेट्स बनाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उनके रिच डैड ने उनको सिखाया था। फिर धीरे धीरे साल 1989 में आकर वो एक मिलियनर बन ही गए। अब ये उन लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था जो 1985 से रॉबर्ट को बिल्कुल सेम कंडीशन में देखते आ रहे थे और ये सोच रहे थे कि इनका अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पर भी नहीं रुके। वो एक मिलियनर तो बन गए थे लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाए थे। फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए उनको 1994 तक का वेट करना पड़ा। अब रॉबर्ट कई सारी प्रॉपर्टीज़ बाय कर चुके थे जिसमें रियल एस्टेट के थ्रू उनको बहुत पैसा आ रहा था, वो भी उनके बिना किसी काम किए, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम उनका एक्चुअल गोल था। अब देखो रॉबर्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये बताते हैं कि उनको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए ना तो कभी कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत पड़ी और ना ही उस थ्योरेटिकल एजुकेशन की जो उनको कॉलेज में सिखाई गई थी। उनको ज़रूरत पड़ी एक ड्रीम की और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी विल पावर को मजबूत करने की। पर क्योंकि हर किसी की लाइफ की अलग अलग कंडीशंस एंड डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं तो हर कोई बिल्कुल सेम तरीके से फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकता। इसीलिए रॉबर्ट ने हमको कुछ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके बताए हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किस लेवल पर है और इस लेवल को और ऊपर करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। तो दुनिया का लगभग हर एक इंसान इन 4 तरीकों से ही पैसा कमाता है, जो कि है ESBI, यानी कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो शुरू से ही अपनी लाइफ को एक सेफ और स्टेबल तरीके से जीना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा उन लोगों के अंडर में काम करना पसंद करते हैं जो हर महीने उनके काम के बदले में उनको सैलरी देते रहें। दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो वो लोग जो सिर्फ एक एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड रहते हैं, जिनको सिर्फ तब तक पैसा मिलता है जब तक वो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर एक दिन भी वो उस काम को नहीं करते तो उनका उस दिन का पैसा वहीं रुक जाता है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग जो पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते और अपना कुछ करते हैं। इस कैटेगरी में क्लिनिक वाले डॉक्टर से लेकर एक ट्यूशन टीचर और खुद की अपनी शॉप चलाने वाले लोग होते हैं। अब वैसे तो ये पहली वाली कैटेगरी से एक लेवल ऊपर की कैटेगरी है, बट यहाँ पर भी आपका इनकम सोर्स एक्टिव ही रहता है, यानी कि जब तक आपकी शॉप खुल रही है तभी तक ही आपको कमाई हो रही है। जहाँ एक दिन की आप छुट्टी कर लेते हैं उस दिन की आपकी कमाई भी रुक जाती है। एम्प्लॉयज़ के मुकाबले हालांकि ये एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हैं, बट उस इनकम को जनरेट करने के चक्कर में ये टाइम की वैल्यू को नहीं समझ पाते। मतलब जिस भी स्किल के ये एक्सपर्ट होते हैं इनका ये मानना होता है कि इनसे अच्छा इस काम को कोई और कर ही नहीं सकता और वो सारा का सारा काम खुद ही करना पसंद करते हैं। बट वो लोग जो अपने टाइम को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं वो बन जाते हैं बिजनेस ऑनर, जो कि तीसरी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों की सोच सेल्फ एम्प्लॉयड से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये हर काम खुद ही करने की बजाय ऐसे लोगों को अपने काम के लिए हायर कर लेते हैं जो उस काम को उनसे ज़्यादा बेहतर कर सकें, जिससे ऑब्वियसली उनका बहुत सारा टाइम बच जाता है और इस टाइम को यूटिलाइज करके वो अपने बिजनेस को बड़ा और बड़ा करते चले जाते हैं और यही एक रीज़न होता है उनके इतना अमीर बन पाने का। चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने कमाए हुए पैसों को दूसरी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में एटसेट्रा। ये लोग अब पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा अब इनके लिए काम करता है। ये अपने काम से भले ही कितने भी दिन का ब्रेक ले लें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका पैसा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहता है और एट द एंड ये फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं।
अब वैसे तो आप इन चारों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी से अमीर बन सकते हैं, बट जल्दी अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी लेवल्स को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, वरना सिर्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड बने रहने पर आपको अपने आप को अमीर देखने के लिए अपना बुढ़ापा भी देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए अब मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको सच बहुत हेल्प करने वाले हैं ए और बी कैटेगरी से निकलकर सी और डी कैटेगरी की तरफ जाने में। स्टेप नंबर 1, माइंड योर ओन बिजनेस। हम अपनी अर्निंग की शुरुआत एक जॉब से करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और ना ही इसमें हमारी कोई गलती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू से ही हमको एक एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ही प्रिपेयर करता आ रहा है। बट अगर आप इसी जॉब को अपना करियर मानकर बैठ जाओगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपकी जॉब आपका करियर नहीं, आपका पहला स्टेप है फाइनेंशियली फ्री बनने का। यहाँ पर आपको सिर्फ तब तक काम करना है जब तक आप दूसरी कैटेगरी में मूव करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाते। स्टेप नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो। एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जो बहुत सारा पैसा कमाए, बल्कि वो है जो उस कमाए हुए पैसों को मैनेज करना जानता हो। तो अपनी सैलरी के पैसों को आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना है जो चीज़ें आपकी नीड हैं और जिनके बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता। बाकी जितना पॉसिबल हो सके आपको सेविंग्स करनी है, क्योंकि अगली कैटेगरी में आने के लिए आपको ऑब्वियसली पैसा ही चाहिए होगा। स्टेप नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। रॉबर्ट से जब भी लोग ये कहते थे कि इन्वेस्टिंग काफ़ी रिस्की है तो वो फ़ौरन इस बात से डिसएग्री कर जाते थे और ये कहते थे इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, बट बिना किसी चीज़ के बारे में जाने उस पर इन्वेस्ट कर देना रिस्की है। तो जब भी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम आए, मेक श्योर उस फील्ड की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्लस पॉइंट्स, उसके माइनस पॉइंट्स, हर एक चीज़, वरना आपकी पहली इन्वेस्टिंग ही अंधेरे में तीर चलाने जैसी हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, सीक मेंटर्स। रॉबर्ट के पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उनको बचपन में ही उनके रिच डैड के रूप में उनके मेंटर मिल चुके थे, जिनकी सिखाई गई बातों को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाए। इसलिए रॉबर्ट हमको ये एडवाइस करते हैं कि आपकी लाइफ में एक मेंटर का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक क्लास में एक टीचर का होना, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कराता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड आज के टाइम में सेल्फ हेल्प बुक से अच्छा मेंटर आपके लिए शायद ही कोई होगा, क्योंकि कोई आपको गाइड करे या ना करे, ये बुक्स आपको ज़रूर गाइड करेंगी। स्टेप नंबर 5, द पावर ऑफ फेथ। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मेजर करने के लिए सिर्फ इतना सोचना है कि अभी आप जिस भी तरह की जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अचानक से बंद हो जाता है तो कितने दिन तक आप ऐसे ही खर्चा चला सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ ही दिनों तक ही खर्चा चला सकते हैं तो आप अभी पहली कैटेगरी में आते हैं। अगर कुछ महीनों तक खर्चा चला सकते हैं तो आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 2 या 4 साल तक आराम से मैनेज कर सकते हैं तो आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं। पर अगर आप लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं तो यस, आप चौथी कैटेगरी में आते हैं। ना इससे शायद आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि अभी आप कहाँ हो और आपको कितना दूर और जाना है। और इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है गाइस आपका खुद पर ट्रस्ट होना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें आपको एंजॉय करने के लिए ज़्यादा काम ना करना पड़े, ना कि एक ऐसी लाइफ जिसमें स्टेबल रहने के लिए भी आपकी पूरी एज निकल जाए। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा आपके खुद पर ट्रस्ट होने से कि आप ये कर सकते हैं। अब ये सभी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट से बताई हैं। अगर आप इन सभी बातों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो,